हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक आरोह भाग 2 के काव्य खंड का चैप्टर 6 बादल राग की सप्रसंग व्याख्या। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। त्रिपाठी जी की कविता बादल राग के शीर्षक से ही पता चल रहा है कि यह कविता बादल से संबंधित है। बादल राग कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बहुत बड़ी कविता है, जो कि 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी, परंतु पाठ्य पुस्तक में आखिरी खंड की पंक्तियां ली गई है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को वर्षा ऋतु बहुत अधिक पसंद है। भाई, उन्हें वर्षा ऋतु बहुत ज़्यादा पसंद है। कवि के अनुसार बादल किसानों के लिए उल्लास के नवीन निर्माण का अग्रदूत है। भाई, बादल जो है किसानों के लिए खुशी का नया निर्माण का अग्रदूत बन के आते हैं, जो किसानों के अंदर क्रांति की भावना को जन्म देते हैं। और कवि के अनुसार बादल शोषित वर्ग के शुभ चिंतक के रूप में जाने जाते हैं, परंतु कविता में कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है। यहाँ पर कवि ने इन बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है। अब हम अपने लेखक कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उनका जन्म 1899 में उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने बहुत सी प्रमुख रचनाओं का प्रकाशन किया है और पत्रिका का संपादन भी किया है, और अंत में सन 1961 में इलाहाबाद में उनका निधन हो गया। उनके ऊपर कुछ नवीन पंक्तियां हैं। नव गति नव लय ताल, छंद नव, नवल कंठ नव जलद मद रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। यानी कविता को नया स्वर देने वाले निराला जी छायावाद के ऐसे कवि हैं जो एक और कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं, तो दूसरी ओर समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी है। उनका यह विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन क्रांति का और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह समेटे हुए है कि वह किसी सीमा में बंद नहीं जाता। भाई, बंद नहीं पाता। त्रिपाठी जी ये कहते हैं कि उनका जो संघर्ष जीवन क्रांति निर्माण इस तरह है कि वो किसी भी हद में किसी भी सीमा में बंद नहीं पाते। इसलिए इस शक्ति साध्य कवि निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती है, क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। भाई, बादल के अंदर सृजन और ध्वंस की ताकत इकट्ठे समाहित है। बादल उन्हें प्रिय है क्योंकि स्वयं उनका व्यक्तित्व बादल के स्वभाव के करीब है। भाई, बादल की तरह ही उनका व्यक्तित्व है। बादल किसान के लिए उल्लास एवं निर्माण का, तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति एवं बदलाव का अग्रदूत है। बादल राग कविता जो है इनकी अनामिका के 6 खंडों में प्रकाशित है। भाई, अनामिका नाम की कविता इनकी बहुत बड़ी है। उनमें से सिर्फ 6 ही खंड इस पुस्तक में प्रकाशित हुए हैं। उनका यहाँ उसका 6वां खंड लिया गया है। भाई, अनामिका का 6वां खंड 6 खंडों में प्रकाशित है, केवल 6वां खंड ही बादल राग यहाँ पर लिया गया है। आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि यहाँ बादलों का आहन क्रांति के रूप में कर रहा है, क्योंकि विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं। किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नव निर्माण के राग के रूप में पुकार रही है। भाई, जो किसान मजदूर की आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं,
वो बादल को नव निर्माण के राग के रूप में, यानी नए निर्माण के राग के रूप में पुकार रही है। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। इस अर्थ में भी छोटे को देखा जा सकता है, भाई छोटे को देखा जा सकता है कि क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। अटालिका नहीं है रे में भी वंचितों की पक्षधरता की अनुगुंज स्पष्ट है। भाई अटालिका नहीं है रे में भी वंचितों के ऊपर बात की गई है। बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई हैं, वज्रपात से उनके शरीर आहत भी हो तो भी हिम्मत नहीं हारते वो लोग। वे बादलों की गरजाहट से, वज्रपात से अगर उनका शरीर आहत भी हो तो वो हिम्मत नहीं हारते, बार बार गिरकर उठते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर ये बादल दरअसल वीरों का एक प्रमत्त दल दिखाई देते हैं। चूंकि ये विलप के बादल हैं और इसलिए गर्जन तर्जन अमोद है। गर्मी में से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह बादल आए हैं। हर तरफ सब कुछ रूखा सूखा और मुरझाया सा है। अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड़ मात्र ही रह गए हैं। भाई अकाल की चिंता कर रहे हैं, बादल आए नहीं है, रूखे सूखे और मुरझाए से हर तरफ रूखा सूखा सा है। बादल जब तक आएंगे नहीं तब तक चारों तरफ हरियाली नहीं होगी। अकाल की चिंता हो गई है किसानों को और व्याकुल किसान हाड़ मात्र ही रह गए हैं। जीर्ण शरीर तरस्त नयन मुख, यानी उनका शरीर जो है जीर्ण हो गया है और उनके नयन त्रस्त हो गए हैं। पूरी धरती का हृदय दग्ध है। ऐसे में बादल का प्रकट होना प्रकृति में और जगत में कैसे परिवर्तन घटित कर रहा है। भाई ऐसे में जब सूखे की चिंता हो रही है सारी तरफ, ऐसे में बादलों का प्रकट होना प्रकृति में और जगत में कैसे परिवर्तन घटित कर रहा है। कविता इन बिंबों के माध्यम से इसका अत्यंत सजल और व्यंजक संकेत करती है। धरती के भीतर सोए अंकुर नवजीवन की आशा में सिर ऊंचा करके बादल की उपस्थिति तर्ज कर रहे हैं। क्रांति जो हरियाली लाएगी उसके सबसे उत्फुल्ल धारक नए पौधे छोटे बच्चे ही होंगे। समीर सागर के विराट बिंब से निराला की कविता शुरू होती है और यह इकलौता बिंब इतना विराट और व्यंजक है कि निराला का पूरा काव्य व्यक्तित्व इसमें उमड़ता घुमड़ता दिखाई देता है। इस तरह यह कविता लघु मानव की खुशहाली का राग बन गई है। इसलिए बादल राग एक और जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, तो दूसरी ओर उस भैरव संगीत का जो नव निर्माण का कारण बनता है। तो इस प्रकार हम अपनी कविता को लाइन टू लाइन अब सप्रसंग व्याख्या करते हैं। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विपल की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, धन मेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी की आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर तक रहे हैं ए विपल्लव के बादल। भाई इसमें कवि ने बादल को विपल्लव और क्रांति का प्रतीक माना है। बादलों को क्रांति का प्रतीक मानकर निम्न वर्ग के लोगों को सजग किया है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जैसे ही आकाश पर बादल छाते हैं, तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख। भाई जैसे ही आकाश पर बादल छाते हैं तो कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो ये बादल युद्ध की नौकाएं हैं जो हवा और सागर के बीच में तैर रही है। भाई सागर पर अस्थिर सुख, तिरती है समीर, मानो ये बादल
युद्ध की नौकाएं हैं जो हवा और सागर के बीच में तैर रही है। कवि कहते हैं कि ये बादल रूपी नौकाएं निम्न वर्गों की आकांक्षाएं रूपी अस्त्र शस्त्र से भरी हुई है। भाई, अस्त्र शस्त्र से, निम्न वर्ग के लोगों की अस्त्र शस्त्रों से भरी हुई है ये। हे बादल, ये जो तुम्हारी गर्जना है, भाई बादल, जो तुम्हारी ये गर्जना है वो रणभेरी के समान है। भाई, यह तेरी रणभेरी भरी आकांक्षाओं से धन, मेरी गर्जन से सजग तृप्त, जो यह तुम्हारी गर्जना है रणभेरी के समान है, जिसे सुनकर निम्न वर्ग सजग हो गया है और वो तुम्हारी ओर आशा से देख रहे हैं, नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं। हे विपल्लव के बादल कि हे क्रांतिकारी दूत मेघो तुम आओ। भाई, वो क्या कर रहे हैं? अंकुर उर में पृथ्वी के आशाओं से, भाई तुम्हारी तरफ आशाओं से वो देख रहे हैं, अंकुर की तरह, जैसे छोटे अंकुर आशाओं से देखते हैं पृथ्वी के अंदर से, कि नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं। है विपल्लव के बादल कि जिसे सुनकर निम्न वर्ग सजग हो गया है और तुम्हारी ओर आशा से देख रहे हैं। हे क्रांति दूत मेघो तुम आओ। तो इस तरह हमने इसकी हिंदी करी। अब हम इसकी सह व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बादल राग से उद्गृत है। इसके रचयिता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इसमें कवि ने बादल को विप्लव व क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आह्वान किया है। व्याख्या। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे क्रांति दूत रूपी बादल, तुम आकाश में ऐसे मंडराते रहते हो जैसे पवन रूपी सागर पर कोई नौका तैर रही हो। भाई, तुम आकाश में इस तरह मंडराते रहते हो, तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख, कि इस तरह तुम मंडराते रहते हो कि जैसे पवन रूपी सागर पर कोई नौका तैर रही हो। यह उसी प्रकार है जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है। भाई, हमेशा सुख पर दुख की छाया मंडराती हो। सुख हवा के समान चंचल है और अस्थायी है। भाई, यहाँ पर जो है पर दुख की छाया जगद के दुग्ध हृदय पर निर्दय विपल्लव की पल्लवी माया। यहाँ पर जो सुख है वो हवा के समान चंचल तथा अस्थायी है। बादल संसार के जले हुए हृदय पर, यानी दग्ध हृदय पर निर्दयी हवा के समान चंचल पल्ले पूर्ण, भाई पल्ले रूपी माया के रूप में हमेशा स्थित रहते हैं। बादलों को युद्ध रूपी नौका में आम आदमी की इच्छाएं भरी हुई रहती है। भाई, बादलों के यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से धन, भाई बादल संसार के युद्ध रूपी नौका में आम आदमी की इच्छाएं भरी आकांक्षाओं से धन, यानी आम आदमियों की इच्छाओं भरी रहती है। कवि कहता है कि हे बादल, तेरी भारी भरकम गर्जना से धरती के गर्भ में सोए हुए अंकुर सजग हो जाते हैं। भाई, अंकुर उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं। है विपल्लव के बादल, भाई गर्जना से सजग हो जाते हैं, अर्थात कमजोर व निष्क्रिय व्यक्ति भी संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। है विपल्लव के बादल, ये अंकुर नए जीवन की आशा से सिर उठाकर मुझे ताक रहे हैं, अर्थात शोषितों के मन में भी अपने उद्धार की आशाएं फूट पड़ती हैं। इसमें विशेषता क्या है? कवि ने इन पंक्तियों में क्या विशेषता बताई है? मेरी गर्जन और विपल्लव में बादल में रूपक अलंकार है। बादल को क्रांति दूत के रूप में चित्रित किया गया है। प्रकृतिवादी विचारधारा का प्रभाव है
तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। काव्य की रचना मुक्त छंद में है। समीर सागर दुख की छाया आदि में रूपक अलंकार और सजग सुप्त में अनुप्रास तथा इस काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है। वीर रस का प्रयोग किया गया है। कवि ने शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश प्रकट किया है। इसमें प्रतीकात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। संस्कृत निष्ठ सरल शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है। भाई यहाँ पर कवि ने इन व्याकरणिक महत्व से और अलंकारों को प्रयोग करके इस काव्यांश को बहुत ही सुंदर और निराला बना दिया है। इस काव्यांश पर निर्धारित प्रश्न। कवि किसका आह्वान करता है और क्यों? कवि बादल का आह्वान करता है क्योंकि वह उसे क्रांति का प्रतीक मानता है। बादल बरसने से आम जनता को राहत मिलती है तथा बिजली गिरने से विशिष्ट वर्ग समाप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से का आशय स्पष्ट कीजिए। भाई यह तेरी रणतरी से भरी आकांक्षाओं का आशय स्पष्ट करना है। कवि कहता है कि इन पंक्तियों का आशय यह है कि जिस प्रकार युद्ध के लिए प्रयोग की जाने वाली नाव विभिन्न हथियारों से संचित होती है, उसी प्रकार बादलों की युद्ध रूपी नाव में जनसाधारण की इच्छाएं या मनोवांछित वस्तुएं भरी होती हैं, जो बादलों के बरसने से पूरी होगी। नेक्स्ट प्रश्न। अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति का अर्थ बताएं। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जिस प्रकार वायु अस्थिर है, बादल स्थायी है, उसी प्रकार मानव जीवन में सुख अस्थिर होता है। भाई कवि कहता है कि जिस तरह वायु अस्थिर है, भाई कभी भी आ सकती है और जा सकती है, स्थिर नहीं है, वो बादल स्थायी है, उसी प्रकार मानव जीवन में सुख अस्थिर है और दुख स्थायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी में सोए हुए अंकुरों पर किसका क्या प्रभाव पड़ता है? पृथ्वी में सोए हुए अंकुरों पर बादलों की गर्जना का प्रभाव पड़ता है। गर्जना सुनकर वे नया जीवन पाने की आशा से सिर ऊंचा करके प्रसन्न होने लगते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर व्रज हुंकार, अशनिपात से शापित उन्नत शत शत वीर, शत विक्षत हंतम अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, शस्य अपार हिल हिल, खिल खिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते विपल्लव रव से, छोटे ही हैं शोभा पाते। तो इस प्रकार भाई निराला जी के इस काव्यांश में बादलों के बरसने से उत्पन्न वातावरण तथा उनके वर्षण के विभिन्न प्रभावों का प्राकृतिक और स्वाभाविक सामाजिक संदर्भ में चित्रण करते हैं कि फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार। भाई बार बार हे बादल तेरे बार बार गरजने तथा धारासार बरसने से सारा संसार डर के मारे अपना कलेजा थाम लेता है और तेरी भीषण गर्जन और घंघोर ध्वनि से सब लोग आतंकित हो जाते हैं, डर जाते हैं। तेरी घनघोर ध्वनि से सभी को तेरी विनाशशीलता में बह जाने का डर सताने लगता है। भाई सभी लोग तेरी सुन सुन घोर व्रज हुंकार, भाई तेरी घनघोर ध्वनि को, गर्जन को सुनकर सब लोग आतंकित यानी ब्रज गुंकार को सुनकर बहुत डर जाते हैं। अशनिपात से शापित उन्नत शत शत वीर, यानी सभी को तेरी विनाशशीलता में बह जाने का डर सताने लगता है। अर्थात क्रांति का स्वर सुनकर
पूरे संसार के लोगों के हृदय कांप जाते हैं। बादलों के भयंकर वज्रपात से उन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए सैकड़ों सैकड़ों वीर परास्त होकर भूमि भूमिसात हो जाते हैं। भाई जो ये लिखा है, उन्नत शत शत वीर अशनिपात से शापित। भाई बादलों की भीषण तड़ित पात से आसमान को छूने की स्पर्धा में लगे हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कठोर शरीर तक घायल होकर छलनी हो जाते हैं। शत विकशत हत अचल शरीर गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। जबकि उसी बादल की विनाशशीलता में छोटे से अस्तित्व वाले लघु पौधे हंसते हैं। वे उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं, हंसते हैं। छोटे पौधे लघु भार से शस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते। वे उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं। इसलिए हे बादल, वे छोटे छोटे पौधे तो तुझे हिल हिल कर खिल खिल कर हाथ हिलाते हुए अनेक संकेतों से बुलाते हैं, तुझे निमंत्रण देते हैं। तुम्हारे आने से उन्हें नया जीवन मिलता है। तुझे बुलाते हैं, तुम्हारे आने से उन्हें नया जीवन मिलता है। विपल्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते। भाई तुम्हारे विनाश के शोर से हमेशा लघु प्राण ही लाभ पाते हैं, अर्थात क्रांति के शोषक वर्ग ही नष्ट होता है। तो आपने इसमें देखा कि फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार। निराला जी की पंक्तियों में बादलों के बरसने से उत्पन्न वातावरण और उनके वर्षण के विभिन्न प्रभावों का प्राकृतिक और सामाजिक संदर्भ में चित्रण कर रहे हैं। यहाँ पर हे बादल, हृदय थाम लेता है संसार, सुन सुन घोर ब्रज हुंकार। भाई भीषण गर्जन और घोर घनघोर ध्वनि से लोग आतंकित हो जाते हैं। सभी को तेरी विनाशशीलता में बह जाने का डर सताने लगता है। बार बार गरजने और धारासार बरसने से सारा संसार डर के मारे अपना कलेजा थाम लेता है। अशनिपात से शापित उन्नत शत शत वीर। भाई अर्थात क्या था, क्रांति का स्वर सुनकर पूरे संसार के लोगों के हृदय कांप जाते हैं। बादलों के भयंकर वज्रपात से उन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए सैकड़ों सैकड़ों वीर परास्त होकर भूमि भूमिसात हो जाते हैं। तो इस तरह हमने इसकी लाइन टू लाइन हिंदी करी। अब इसकी हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बादल राग से उद्गृहित है। इसके रचयिता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इसमें कवि ने बादल को विप्लव व क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आह्वान किया है। व्याख्या। कवि कहता है कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम बार बार गर्जन करते हो तथा मूसलाधार बारिश करते हो। तुम्हारी व्रज के समान भयंकर आवाज को सुनकर संसार अपना हृदय थाम लेता है, अर्थात भयभीत हो जाता है। बिजली गिरने से आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले ऊंचे पर्वत भी उसी प्रकार घायल हो जाते हैं जैसे रण क्षेत्र में व्रज का प्रहार से बड़े बड़े वीर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में बड़े लोग या पूंजीपति ही क्रांति से प्रभावित होते हैं। इसके विपरीत छोटे पौधे हंसते हैं। वे उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं। वे अपार हरियाली से प्रसन्न होकर हाथ हिलाकर तुझे बुलाते हैं। विनाश के शोर से सदा छोटे प्राणियों को ही लाभ मिलता है। दूसरे शब्दों में क्रांति से निम्न व दलित वर्ग को अपने अधिकार मिलते हैं। इसमें क्या विशेषता है कि बादल, कवि ने बादल को क्रांति और विद्रोह का प्रतीक माना है। कवि ने प्रकृतिवादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। भाई यहाँ कवि का प्रकृतिवादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। प्रतीकात्मकता
का समावेश है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। भाई यहाँ पर इस प्रसंग के द्वारा प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। बार बार सुन सुन हिल हिल शत शत खिल खिल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाई एक ही शब्द की बार बार पुनरुक्ति की गई है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। हाथ हिलाने में है की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। हृदय थामना हाथ हिलाना मुहावरे का सार्थक प्रयोग है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। वीर रस है मुक्तक छंद है। भाई इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर है। संसार के भयभीत होने का क्या कारण है? आंसर, बादल भयंकर मूसलाधार बारिश करते हैं तथा वज्र के समान कठोर गर्जना करते हैं। इस भीषण गर्जना को सुनकर परले की आकांक्षा से संसार भयभीत हो जाता है। भाई बादल जो मूसलाधार बारिश करते हैं उससे वज्र के समान कठोर गर्जना करते हैं, बहुत जोर जोर से गर्जना करते हैं जैसे कोई प्रहार कर रहे हो। इस भीषण गर्जना को सुनकर परले की आकांक्षा से, भाई बाढ़ आने की आकांक्षा से संसार भयभीत हो जाता है। उन्हें आशंका रहती है कि कभी संसार में बाढ़ ना आ जाए। नेक्स्ट प्रश्न, क्रांति की गर्जना पर कौन है? क्रांति की गर्जना से निम्न वर्ग के लोग हंसते हैं क्योंकि इस क्रांति से उन्हें कोई नुकसान नहीं होता, अपितु उनका शोषण समाप्त हो जाता है, उन्हें उनका खोया अधिकार मिल जाता है। भाई क्रांति की गर्जना से जो निम्न वर्ग, छोटे लोगों, नीची जाति के जो छोटे लोग होते हैं जिनका शोषण होता है, वो उन पर इस चीज का, इस क्रांति का कोई नुकसान नहीं होता, अपितु उनका तो शोषण ही समाप्त हो जाता है, उन्हें उनका खोया हुआ अधिकार मिल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर कौन है? गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर वे पूंजीपति लोग हैं जो अत्यधिक धन कमाना चाहते हैं। वे संसार के अमीरों में अपना नाम दर्ज कराने के लिए होड़ लगाए रखते हैं। भाई ऐसे अमीर लोग नीची जाति के यानी निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं, उन्हें ऊपर उठने नहीं देते, उनके अधिकारों से उनको वंचित रखते हैं। पर यह बादल जो क्रांति की गर्जना होती है, निम्न वर्ग के लोग इसलिए हंसते हैं क्योंकि उनका शोषण समाप्त हो जाता है, उनका खोया हुआ अधिकार मिल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, लघु भार शस्य अपार किनके प्रतीक है? वे बादलों का स्वागत किस प्रकार करते हैं? लघु भार वाले छोटे छोटे पौधे किसान मजदूर वर्ग के प्रतीक है। भाई लघु भार वाले छोटे छोटे पौधे किसान मजदूर वर्ग के प्रतीक है। वे झूम झूम कर खुश होते हैं और हाथ हिला हिला कर बादलों का स्वागत करते हैं। भाई जो छोटे छोटे पौधों को किसान मजदूर वर्ग का प्रतीक बताया गया है। किसान मजदूर वर्ग बादलों के बारिश के आने पर झूम झूम कर खुश होते हैं, हाथ हिला हिला कर बादलों का स्वागत करते हैं क्योंकि किसानों के लिए बारिश का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पैराग्राफ, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विपल्लव पलवन, शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। रुद्र कोश है शुद्ध तोष, अंगना अंगों से लिपटे भी, आतक अंग पर काप रहे हैं, धनी व्रज गर्जन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढाप रहे हैं। तो इस पद्यांश में कवि ने खुलकर धनी वर्ग पर चोट की है। भाई धनी वर्ग पर, जो पूंजीपति लोग हैं उन पर चोट की है और शोषित लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। यहाँ पर शोषित लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई है। कवि कहता है
अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। भाई ऊंचे ऊंचे भवन, अट्टालिका मतलब ऊंचे ऊंचे भवन, ये तो भय और त्रास के निवास हैं। इनमें रहने वाले लोग हमेशा डरे रहते हैं। जल की विनाशशीलता तो हमेशा कीचड़ में ही होती है। भाई जल विपल्लम पल्लवम सदा पंख पर ही होता। भाई जो जल की विनाश लीला होती है, शीलता होती है, तो हमेशा कीचड़ में ही होती है। सदा छलकता नीर शुद्र प्रफुल्ल जलज से, रोग शोक में भी हंसता शैशव का सुकुमार शरीर। भाई वही बाढ़ और विनाश का दृश्य उपस्थित होता है। आश्चर्य क्या है इसका कि हमेशा निम्न वर्ग के लोग ही क्रांति करते हैं, समृद्ध लोग तो डरे ही रहते हैं। सुविधा भोगी वर्ग के तुच्छ लोग क्रांति से घबराकर आंसू बहाते हैं, अर्थात वे हमेशा बाढ़ से डरे रहते हैं। आश्चर्य यह है कि समृद्धि से पले कोमल शिशु क्रांति की ज्वाला नहीं सह सकते। भाई शैशव का सुकुमार शरीर रोग शोक में भी हंसता है। भाई शिशु क्रांति की ज्वाला नहीं सह सकते, जबकि निम्न वर्ग के कोमल शिशु ऐसे संघर्षशील होते हैं कि रोग और शोक में भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। भाई वो रोग और शोक में भी जो निम्न वर्ग के शैशव यानी सुकुमार होते हैं, वो रोग शोक में भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। रुद्र कोश है शुभ तोष, अंगना अंगों से लिपटे भी आतक अंग पर काप रहे हैं। धनी व्रज गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढाप रहे हैं। भाई यहाँ पर बताया है कि पूंजीपति लोगों ने धन से परिपूर्ण अपने खजानों को अपने लिए सुरक्षित रखकर बंद किया हुआ है। रुद्र कोश है शुभ तोष, भाई अपने लिए संभाल कर उन्होंने रखकर बंद किया हुआ है। उन्होंने औरों को उस धन से वंचित कर रखा है। भाई औरों को तो उस धन से वंचित कर रखा है। इतना धन होने पर भी उनके मन में संतोष नहीं है। वे हमेशा डरे रहते हैं। मोटे मोटे पूंजीपति अपने अपने महलों में अपनी पत्नियों के अंगों से लिपटे हुए भी कांप रहे हैं। भाई त्रस्त नयन मुख ढाप रहे हैं। धनी व्रज गर्जन से बादल, रुद्र कोश है शुभ तोष है, अंगना अंगों सो लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे हैं। इसका मतलब है जो पूंजीपति लोगों से धन से परिपूर्ण अपने खजानों को अपने लिए सुरक्षित रखकर बंद किए हुए हैं, उन्होंने औरों को उस धन से वंचित रखा हुआ है। इतना धन होने पर भी उनके मन में संतोष नहीं है। वे हमेशा डर में लगे रहते हैं कि मोटे मोटे पूंजीपति यानी उनसे भी बड़े जो पूंजीपति हैं, वे अपने महलों में अपनी पत्नियों के अंगों से लिपटे हुए भी कांप रहे हैं। उन्हें क्रांति का भय है। भाई इस तरह हमने इसकी लाइन टू लाइन हिंदी करी। अब इसकी हम सहप्रसंग व्याख्या करेंगे। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बादल राग से उद्गृहित है। इसके रचयिता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इसमें कवि ने बादलों को विप्लव और क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आह्वान किया है। भाई उसने बादलों को विप्लव व क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आह्वान किया है। व्याख्या, कवि कहता है कि पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे जो उनके ऊंचे ऊंचे भवन मात्र भवन नहीं है, अपितु ये गरीबों को आतंकित करने वाले भवन है। ये सदैव गरीबों का शोषण करते हैं। वर्षों से जो बाढ़ आती है वह सदा कीचड़ से भरी धरती को ही डुबोती है। जब बाढ़ आती है वर्षा से तो वो सदा कीचड़ से भरी धरती को ही डुबोती है। भयंकर जल पलावन सदैव कीचड़ पर ही होता है। यही जल जब कमल की पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वह अधिक प्रसन्न हो उठता है। परले से पूंजीपति वर्ग ही प्रभावित होता है।
भाई परले से केवल पूंजीपति वर्ग ही प्रभावित होता है। निम्न वर्ग में बच्चे कोमल शरीर के होते हैं तथा रोग व कष्ट की दशा में भी सदैव मुस्कुराते रहते हैं। वे क्रांति होने पर भी प्रसन्न रहते हैं। पूंजीपतियों ने आर्थिक साधनों पर कब्जा कर रखा है। उनकी धन इकट्ठा करने की इच्छा अभी भी नहीं भरी है। इतना धन होने पर भी उन्हें शांति नहीं है। वे अपनी प्रियाओं से लिपटे हुए फिर भी बादलों की गर्जना सुनकर कांप रहे हैं। वे क्रांति की गर्जन सुनकर भय से अपनी आंखें बंद किए हुए तथा मुंह को छिपाए हुए हैं। तो इसमें विशेषता देखते हैं कि इस प्रसंग में कवि ने क्या विशेषता बताई है। कवि ने पूंजीपतियों के विलासी जीवन पर कटाक्ष किया है। प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग है, यहाँ पे प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। पंख पर अंगना अंग आतंक अंग में अनुप्रास अलंकार है। ए की आवृत्ति बार बार होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। मुक्तक छंद है। इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर देखते हैं। पंख और अट्लिका किसके प्रतीक है? पंख आम आदमी का प्रतीक है और अट्टालिका शोषक पूंजीपतियों का प्रतीक है। भाई जो पंख है वो आम आदमी का प्रतीक है और अट्टालिका कौन है? पूंजीपति लोग हैं, शोषक लोग हैं, जो लोग निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं। शैशव का सुकुमार शरीर किसमें हंसता रहता है? भाई शैशव का सुकुमार शरीर रोग व शोक में भी हंसता रहता है। दूसरे शब्दों में निम्न वर्ग कष्ट में भी प्रसन्न रहता है। प्रश्न नंबर 3, धनिक वर्ण के लोग किससे भयभीत हैं? वे भयभीत होने पर क्या कर रहे हैं? फूलोग्रक्रास्त कांत से भावी है। भाई वे अपना जो कदम है वो भय से और मुंह ढक रहे हैं। धनिक वर्ण के लोग धन से परिपूर्ण अपने खजानों को अपने लिए सुरक्षित रखकर बंद किए हुए हैं। उन्होंने औरों को उस धन से वंचित कर दिया है। इतना धन होने पर भी मन में संतोष नहीं है। वे हमेशा डरे रहते हैं, जिनसे मोटे मोटे पूंजीपति जो अपने महलों में अपनी प्रियाओं के अंगों से लिपटे हुए भी कांप रहे हैं। उन्हें क्रांति का भय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने भय को कैसे वर्णित किया है? कवि ने बादलों की गर्जना से धनिकों की सुखी जिंदगी में खलल दिखाया है। वे सुख के क्षणों में भी भय से कांप रहे हैं। इस प्रकार भय का चित्रण सटीक व सजीव है। नेक्स्ट पैराग्राफ, रुद्र कोश है, शुद्ध तोष है, अंगना अंग से लिपट भी आतक अंक पर काप रहे हैं। धनी व्रज गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढाप रहे हैं। जीर्ण बाहु हे शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर है। विपल्लव के वीर चूस लिया है उसका सारा हाड़। धनी व्रज गर्जन के बादल हे जीवन के पारावार। इन पंक्तियों में कवि समाज के शोषक वर्ग तथा शोषित वर्ग अर्थात धनी वर्ग तथा गरीब वर्ग का चित्रण करता है। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि रुद्र कोश है, शुद्ध तोष, अंगना अंग से लिपट भी आतंक अंग पर काप रहे हैं। धनी व्रज गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढाप रहे हैं। कवि कहता है कि पूंजीपति लोगों ने धन से परिपूर्ण अपने खजानों को अपने लिए तो सुरक्षित रखकर बंद किया हुआ है। उन्होंने औरों को उस धन से वंचित कर दिया है। इतना धन होने पर भी उनके मन में संतोष नहीं है। वे हमेशा डरे रहते हैं कि उनसे ज्यादा अधिक पूंजीपति अपने अपने महलों में
अपनी प्रियाओं के अंगों से लिपटे हुए भी कांप रहे हैं, उन्हें क्रांति का भय है। आगे देखते हैं। जीर्ण भाऊ है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। भाई कवि कहता है कि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे विनाश रचाने वाले बादल, देखो तुम्हें जर्जर भुजाओं वाला, दुर्बल हीन शरीर वाला किसान व्याकुल होकर बुला रहा है। जीर्ण भाऊ है क्षीण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। यानी हे विनाश रचाने वाले बादल, देखो तुम्हें जर्जर भुजाओं वाला, दुर्बल हीन शरीर वाला किसान व्याकुल होकर बुला रहा है। हे विपल्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार। कवि कहता है उसने अपनी भुजाओं का सारा बल जिस समृद्धि को उत्पन्न करने में गवा दिया है। भाई अपनी सारी भुजाओं का सारा बल जिन हे विपल्लव के वीर चूस लिया है उसका सार। भाई जिन क्या करा उन्होंने, समृद्धि को उत्पन्न करने में गवा दिया है, उस समृद्धि ने उसके शरीर का सारा रस ही मानो चूस लिया हो। आगे देखो। धनी व्रज गर्जन से बादल, हे जीवन के पारावार। भाई इस पूंजीपति वर्ग ने ही किसान का शोषण करके उसकी ऐसी बुरी दशा बनाई है। अब तो उस किसान के शरीर में मात्र हड्डियों का पंजर ही शेष रह गया है। उसका रक्त मांस शोषण व्यवस्था ने चूस लिया है। ऐसी अवस्था में भी जीवन दाता जल के सागर बादल, तुम ही बरसकर उस पर कृपा करो। तुम ही ऐसी क्रांति करो जिससे वह शोषण मुक्त हो सके और उसकी सूखी हड्डियों में पुनः रक्त मांस आ जाए। भाई यहाँ पर गरीब शोषित वर्ग यानी गरीब लोग, किसान लोग, शोषक वर्ग अर्थात धनी वर्ग और गरीब वर्ग का चित्रण किया गया है। भाई धनी वर्ग कैसे गरीब वर्ग का शोषण करता है, उनकी हड्डियों तक को वो चूस लेता है। उनके रक्त मांस शोषण व्यवस्था ने ही उनको चूस लेता है, उन्हें किसी काम का नहीं छोड़ता। उनकी हड्डियां सूख जाती है, उनका सब कुछ वो शोषित करके। भाई बादलों से उनसे विनती की गई है कि आप आकर ही उन्हें शोषण से मुक्त करो और उनकी सूखी हड्डियों में पुनः रक्त का संचार करो। इनमें अब इनका हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बादल राग से उद्गृत है। इसमें कवि ने बादल को विप्लव व क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आह्वान किया है। और इसमें व्याख्या में कहा गया है कि कवि कहता है, हे विप्लव के वीर, शोषण के कारण किसान की बाहें शक्तिहीन हो गई है, उसका शरीर कमजोर हो गया है। भाई शोषित होते होते उसके जो हाथ है, उसके हाथ बाहें शक्तिहीन हो गई है, शरीर कमजोर हो गया है। वह शोषण को खत्म करने के लिए अधीर होकर तुझे बुला रहा है। भाई वो इतना अधीर हो गया है कि वो अब कुछ भी नहीं कर सकता, वो इसलिए बादलों को बुला रहा है। शोषकों ने उसकी जीवन शक्ति छीन ली है, उसका सारा तत्व चूस लिया है, अब वह हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। हे जीवन दाता, तुम बरसकर किसान की गरीबी दूर करो, क्रांति करके शोषण को समाप्त करो। भाई तुम इस तरह की क्रांति करो कि शोषण समाप्त हो जाए, किसान की गरीबी दूर हो जाए। इन पंक्तियों में कवि ने क्या विशेषता बताई है? कवि ने किसान की दयनीय दशा का सजीव चित्रण किया है, विद्रोह की भावना का वर्णन किया है। क्षीण शरीर में अनुप्रास अलंकार है, श की आवृत्ति बार बार होने से, और तथा काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है। भाई पूरे काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। भाई तत्सम शब्दों का खड़ी बोली में सुंदर प्रयोग किया गया है। मुक्तक छंद है, संबोधन शैली का भी प्रयोग हुआ है, चित्रात्मक शैली है।
इस पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, विप्लव के वीर किसे कहा गया है, उसका आह्वान क्यों किया जा रहा है। भाई विप्लव के वीर बादल को कहा गया है। बादल क्रांति का प्रतीक है। क्रांति द्वारा विषमता दूर करने तथा किसान मजदूर वर्ग का जीवन खुशहाल बनाने के लिए उसको बुलाया जा रहा है। भाई किसानों को, मजदूर वर्ग को के जीवन में खुशियां भरने के लिए बादलों को बुलाया जा रहा है। किसान और मजदूर वर्ग की दुर्दशा का कारण पूंजीपतियों द्वारा उनका शोषण किया जाना है, इसलिए किसान और मजदूर वर्ग बादलों को बुला रहे हैं। कवि ने किसकी दुर्दशा का वर्णन किया है। कवि ने भारतीय किसान की दुर्दशा का वर्णन किया है। भारतीय कृषक की दुर्दशा के बारे में बताएं। भारतीय कृषक पूरी तरह शोषित है। भाई पूरी तरह से शोषित है। वह गरीब व बेसहारा है। भारतीय जो कृषक है, किसान है, पूरी तरह से शोषित है। वह गरीब और बेसहारा है। शोषकों ने यानी पूंजीपति लोगों ने उनसे जीवन की सारी सुविधाएं छीन ली है। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। पूंजीपति लोगों ने उनका इस तरह शोषण करा है कि उनका शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन के पारावार किसे कहा गया है और क्यों। आंसर, जीवन के पारावार बादल को कहा गया है। बादल वर्षा करके जीवन को बनाए रखते हैं। भाई बादल जो है वर्षा करके जीवन को बनाए रखते हैं। फसल उत्पन्न होती है, पानी की कमी दूर होती है। इसके अलावा क्रांति से शोषण समाप्त होता है, जीवन में खुशहाल बनाता है। भाई बादलों के आने से, बारिश होने से जीवन खुशहाल बनता है। तो इस प्रकार हमने इस कविता का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन किया। हमने देखा कि किस प्रकार पूंजीपति लोग गरीब मजदूर लोगों का, किसान लोगों का, वर्ग का शोषण करते हैं, किस तरह उनको हड्डियों का ढांचा मात्र बनाकर छोड़ देते हैं। वो सिर्फ बादलों से ही विनती करते हैं कि बादल वर्षा करके उनके जीवन को बनाए रखे, वो फसल को उत्पन्न करे, उनके लिए पानी की कमी को दूर करे और इसके अलावा क्रांति से शोषण समाप्त करे, जीवन खुशहाल बनाए। भाई वो हर तरह से बादलों पर निर्भर है। बादल उनके लिए खुशहाली लेकर आते हैं। तो आगे हम इस कविता के प्रश्न उत्तर, पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तर, काव्य सौंदर्य बोध पर आधारित प्रश्न उत्तर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन और एमसीक्यू धीरे धीरे सब कुछ आपके सामने लेके आएंगे। उससे पहले आप इस कविता को अच्छे से समझें और पढ़ें, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर करने में, एमसीक्यू करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली उनको आसानी से कर पाए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और आने वाली वीडियोस की वेट करना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।